everyone, welcome to Parcham Classes. My name is Khushbu. Let's get started with today's daily current affairs of 23rd of Feb. अभी आप लोग जो है कुछ कमेंट करें, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं Instagram is not available for few days. तो जब तक वो अवेलेबल नहीं है, I will be taking your class. Right? So let's get started. सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि 23 फरवरी 23rd फेब को किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है और यू कैन से दी दिन को क्या बोला जाता है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट रहता ही है. यहाँ पे यू कैन सी दैट इट इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे. ठीक है, सो वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, विश्व शांति और समझ दिवस. ओके, तो ये दिन जैसे मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 23rd ऑफ फेब को ये चीज ऑब्जर्व करी जाती है. ये बेसिकली कॉमेमोरेट करती है दी फाउंडिंग ऑफ फर्स्ट रोटरी क्लब. ये जो रोटरी क्लब है ये पहली बार शिकागो में 1905 में आया था. रोटरी क्लब जो है, पहले तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ये रोटरी क्लब है क्या. इट्स मोर ऑफ लाइक कि जैसे कि किसी के लिए कुछ अच्छे काम करते रहना लोगों के लिए, तो दिस इज बेसिकली फॉर दैट. तो रोटरी क्लब जो है अब ये एक तरीके से चैरिटी, यू कैन से अच्छे काम लोगों के लिए आप करने की कोशिश कर रहे हो ना, राइट. सो दैट इज व्हाट इट इज सपोज टू डू. सो यू कैन से दैट ये एक तरीके की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, तो ये लार्जेस्ट चैरिटी मतलब जितनी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें से इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट. It is one of the largest in the world and इनका जो बेसिक फोकस है, सबसे ज्यादा फोकस रहता है in promoting peace and understanding. Okay, peace and understanding पे तो इनकी ज्यादा फोकस रहती है. चलिए, अब यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट द न्यूज, इट इज ऑल अबाउट अमीन सयानी. ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप इनको देख सकते हैं, नाम एंड इमेजेस जो है साथ में अगर दिमाग में, क्योंकि देखिए जनरली होता क्या है ना कि हमारे दिमाग में इमेजेस, हमारा जो माइंड है ना वो इमेजेस ज्यादा जल्दी कैप्चर करता है. खैर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमीन सयानी, who was the renowned radio presenter and voice of गीतमाला, he passes away. So प्रसिद्ध रेडियो प्रस्तोता और गीतमाला की आवाज अमीन सयानी का निधन हो गया. तो अमीन सयानी जो है ये काफी फेमस पर्सनालिटी रही है एंड ये स्पेसिफिकली जाने जाते हैं बिना का गीतमाला के लिए, जो कि 1952 में जिसको लॉन्च किया गया था. ये he passed away at the age of 91. इनका बर्थ कब हुआ था? तो 21st of December 1932. अमीन सयानी की एक और बहुत खास बात यह है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, उसकी वजह से इनको पद्मश्री भी दिया गया था, जो कि इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है एंड ये पद्मश्री 2009 में इनको प्रोवाइड करी गई थी. इनको प्रोवाइड इन द सेंस इनको दिया गया था, इनको सम्मानित किया गया था. ओके, तो पद्मश्री के अलावा और कौन से जो है वो अवार्ड जनरली उनको सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. चलिए, अब नेक्स्ट आप ये देख सकते हो, दिस इज अ बुक एज यू कैन सी ओवर हियर, स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लपुरम, अश्विन प्रभु. ओके, सो दिस इज अबाउट द बुक. सो एक नई बुक, a new book titled Sculpted Stones Mysteries of Mamallapuram, authored by Ashwin Prabhu. So Ashwin Prabhu द्वारा लिखित Sculpted Stones Mysteries of Mamallapuram नामक एक नई पुस्तक का जो है उसको लॉन्च किया गया है. अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये स्कल्पचर नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है, स्कल्प्टेड स्टोन्स को जो है एंशिएंट टाइम पीरियड में आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ाई है, तो एंशिएंट टाइम पीरियड में यू पीपल मस्ट हैव सीन कि लोग जो है वो पहाड़ों को कट करके शेप्स बनाते हैं. स्टोन्स, इतने बड़े बड़े स्टोन्स को कट करके उसमें से जो है कलाकृतियां इतनी सुंदर सुंदर बना देते हैं, है ना. यू मस्ट हैव सीन महाराष्ट्र में टेम्पल है जो कि अपसाइड डाउन बनाया गया है. कोई भी चीजें आप बनाना शुरू करते हो तो नीचे से बनाते हुए आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो, राइट. लेकिन यहाँ पे ये एक
मंदिर है जो कि एक मोनोलिथिक मंदिर है, एंड इसको ऊपर से कट करते हुए नीचे की तरफ आए हैं, यानी कि ऊपर का जो उसका शिखर है, फिर उसके बाद ये मंदिर है, उसके बाद ये नीचे का है, फिर देन उसका बेस है, उसके आसपास की जितनी भी कलाकृतियां हैं वो है, वो सभी चीजें ऊपर से नीचे की तरफ बनाती हुई आई है। तो हमारा जो धरोहर है वो बहुत ही गजब, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर आपको ये ममल्लपुरम के जो स्टोन्स है, तो ये उनके बारे में, जो स्कल्पचर स्टोन्स है उनके बारे में मैंने आपको बस एग्जाम्पल दिया है। ओके, तो ये जो है ये बेसिकली ममल्लपुरम की जो आर्किटेक्चर है उसको प्रेजेंट किया गया है विद अ फैक्ट फाइल। यहाँ पे एक बच्चे को बताया गया है जो कि इमेजिन कर रहा है लाइफ इन इट्स हेडे एंड क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन कर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन भी कर रहा है कि क्या हाउ और व्हाई अर्जुना's penance, the rock case and the relief sculptures came about। कि अर्जुना's penance का जो है, अर्जुना's पेनेंस का एक बहुत ही बड़ा स्कल्पचर है, वो भी पत्थरों पे, स्टोन पे ही कट किया गया है। अब यहाँ पे ये पश्चाताप, देखो अर्जुना's पेनेंस का ये क्या है, ये पश्चाताप बेसिकली कर रहे हैं। पश्चाताप ये किस चीज के लिए अर्जुन कर रहे हैं, उन्होंने पश्चाताप इसलिए किया था क्योंकि उनको ये था कि मैंने अपने ही भाइयों को, अपने गुरुओं को, इन सबको जो है हर्ट किया, उनको मारा युद्ध में, तो उसी चीज के लिए वो पश्चाताप कर रहे थे। तो ये उसी के ही मतलब हाउ और वाई वाले टाइप के जो क्वेश्चंस, एक जैसे कि एक बच्चे जो पूछते हैं, तो उस टाइप की अर्जुना's पेनेंस तो क्यों बनाया गया, क्या है ये, रॉक केव्स क्या है, एंड रिलीफ सर्चेस ये क्यों आए, किस लिए बनाए गए, तो ये सारे जो चीजें हैं आपको इस बुक में देखने के लिए मिलेंगी। अब इसके अलावा इसमें अश्विन प्रभु की जो पहली बुक थी वो थी क्लासरूम विद अ व्यू, नोट्स फ्रॉम द कृष्णमूर्ति स्कूल्स। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज से ही कि कैबिनेट ने जो है वो अप्रूव कर दिया है नई स्पेस पॉलिसी, जिसमें कि 100% तक की एफडीआई इस सेक्टर में दी जा सकती है। ओके, सो गवर्नमेंट अलाउज 100% एफडीआई इन द स्पेस सेक्टर। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दे दी है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग है, उससे रिलेटेड ऑपरेशंस है, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स है, ग्राउंड सेगमेंट्स है, यूजर सेगमेंट्स है, इन सभी में 74% एफडीआई है। ओके, इसके अलावा लॉन्च व्हीकल्स, स्पेस पोर्ट्स, एसोसिएटेड सिस्टम्स और सब सिस्टम्स, यहाँ पे 49% तक की एफडीआई जो है वो अभी मतलब इन्वेस्टमेंट इतनी तक की जो है वो एक्चुअली हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन हो जाएंगे, तो स्टेक होल्डर्स में ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इसरो को होना ही होना है, राइट। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इन स्पेस, NSIL और दूसरे कुछ इंडस्ट्रियल एंटिटीज है, ये सभी जो है यहाँ पर स्टेक होल्डर्स होंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये एफडीआई क्या होता है। एफडीआई का सबसे पहले तो फुल फॉर्म अगर हम देख ले तो ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये जो निवेश है वो कहाँ से आ रहा है, वो विदेशों से आ रहा है, वो फॉरेन से आ रहा है। सिंपल सी चीज दिमाग में आ जाएगी आराम से। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये एक इन्वेस्टमेंट है जहां पर कि एक पार्टी जो है वो एक कंट्री में जाकर के, एक कंट्री में जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है इनटू अ बिजनेस। मतलब अब जैसे कि किसी और कंट्री में, जैसे कि यूएसए को यहाँ पे अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो किसी बिजनेस में करेंगे इन्वेस्ट, राइट, किसी कॉर्पोरेशन में कर रहे हैं। एक कंट्री का बंदा जो है, एक कंट्री की पार्टी जो है वो दूसरी कंट्री में जाकर के इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रही है। एंड यहाँ पर बेसिकली ये रहता है कि ये जो बिजनेसेस है ये क्यों इस तरीके से करते हैं, इनका मेन फोकस ये रहता है कि भैया अगर किसी देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है तो क्यों ना हम वहां पे इन्वेस्ट करें और वहां से हमको फायदा मिले। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो कि धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही है, सॉरी रिसेशन में जा रही है।
रिसेशन आई गेस आप लोग समझते ही होंगे कि वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, वहां के पैसे की वैल्यू भी उतनी ज्यादा नहीं रह रही है, राइट। तो उस तरीके की सिचुएशन हो रही है। उसमें उसमें बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज भी है, राइट। लेकिन वहीं पे इंडिया का आप देख लीजिए, तो इंडिया की इकोनॉमी काफी स्टेबल है, काफी अच्छी हो रखी है फिलहाल, और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी देखें तो स्टेबल है। और ये दो कुछ चीजें हैं, ये बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें से ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि जो कि कोई भी इन्वेस्टर देखता है, ठीक है। तो ये रीजन है कि इंडिया में एफडीआई अट्रैक्ट करने का ये एक बहुत ही अच्छा हमको ऑप्शन मिला हुआ है, क्योंकि चाइना का भी इकोनॉमी में गड़बड़ चल रहा है, दूसरी कंट्रीज जो है बहुत सारी वहां पर भी चल रहे हैं गड़बड़, और इंडिया इज एट रियली वेरी गुड पोजीशन। अब इसके अलावा एफडीआई जो है ये बेसिकली फॉरेन कंपनी से डायरेक्टली, जो फॉरेन कंपनीज होती है वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है विथ डे टू डे ऑपरेशंस, जो हर रोजमर्रा की जो ऑपरेशंस होती है, जो ऑपरेशंस इन द सेंस जो भी कामकाज होते हैं उन सब में ये जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। एफडीआई बेसिकली दो तरीके से एंटर कर सकते हैं, मतलब एफडीआई का जो मतलब आप एफडीआई के थ्रू इंडिया में एंटर करना चाहते हो बिजनेस में, इसके दो तरीके हैं। एक होता है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा होता है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रैकेट में ऑटोमेटिक रूट जो है ये लिखे हुए हैं। अभी हम इसी को ही समझेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। तो जो नॉन रेजिडेंट है इंडिया के, या फिर जो भी इंडियन कंपनी है, इनको किसी तरीके का कोई नोट नहीं चाहिए आरबीआई से, गवर्नमेंट से एफडीआई करने के लिए, यानी कि वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ लगाने के लिए, इंडिया में लगाने के लिए उनको कोई किसी तरीके कोई एक्स्ट्रा अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वहीं पे ही अगर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट की अगर हम बात करें, तो गवर्नमेंट अप्रूवल जो है ये मैंडेटरी हो जाती है, ये एकदम मैंडेटरी हो जाती है। एंड द कंपनी विल मतलब इसके अलावा जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, जो इंडियन कंपनीज है, इनके अलावा जो भी है, तो उनके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल मैंडेटरी हो जाती है एकदम। एंड जो कंपनी है दिस विल हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन, उनको एप्लीकेशन फाइल करना होगा थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, इसके थ्रू इनको एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा, फिर उनको अप्रूवल मिलेगा, देन ओनली जो है वो जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस इमेज के थ्रू आपको क्या याद रखना है कि जो मिलन टेक्निकल एक्सपोजिशन है 2024 का, वो कहाँ पे हुआ, वो विशाखापट्टनम में हुआ, ठीक है। 21 फेब से लेकर के 23 फेब में वो यहाँ पर हुए। So Defense Minister Rajnath Singh inaugurated MTEX 24. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने MTEX 24 का उद्घाटन किए। अब यहाँ पे MTEX, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैरी टाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन, तो यहाँ पर MTEX है यहाँ पे, ठीक है। तो नाम मैरी टाइम, यहाँ पे ये मैरी टाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन, ठीक है। तो MTEX आप यहाँ पे देख सकते हो 24, ये लॉन्च हुआ है इन एसोसिएशन विद द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको कि आमतौर पे लोग जो है फिक्की भी बोल देते हैं। एंड ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ है, सो दैट इज दी विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे ये विशाखापट्टनम जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया, MTEX कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम, राइट। सो यहाँ पे जो भी नेवल टेक्नोलॉजीज है, जो एडवांस्ड नेवल टेक्नोलॉजीज है, उनको यहाँ पर शोकेस जो है वो किया गया। MTEX जैसे कि हमको पता है कि 3 दिन का हुआ, 21, 22, 23, 3 दिन का ये डिफेंस एक्सपोजिशन था। एंड इट वाज द पार्ट ऑफ मिलान 2024, मिलन आप कह सकते हो, मिलन 2024 जो है इस एक्सपोजिशन का ये एक पार्ट रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो है, जैसे कि मैंने वो कहा कि जो नेवल टेक्नोलॉजीज है उनकी जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज है उनको शोकेस करना था, जैसे कि शिप बिल्डिंग हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गए, साइबर सिक्योरिटी हो गया, सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशंस हो गए, जो कि डेवलप किए गए हैं इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। अब यहाँ पर क्या है, आत्मनिर्भर भारत है ना, इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत, और यू कैन से कि यही चीज को जो है यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। क्यों?
भैया जो इंडियन इंडस्ट्री ने बिल्डअप किया एडवांस टेक्नोलॉजीज, तो उसको शोकेस कर रहे हैं। तो बाहर से लोग जो है ये इस टाइप की टेक्नोलॉजीज परचेज करने के लिए ऑब्वियसली बात है अप्रोच कर सकते हैं, तो वी विल बी सेलिंग इट ऑल्सो। सो इट्स लाइक कि ये अब एक बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए यू कैन से। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अम्ब्रेला स्कीम ऑन सेफ्टी ऑफ विमेन, ये जो है अभी सामने आया है। लेट्स सी दिस थिंग। तो सेंटर जो है उन्होंने डिसाइड किया है वुमेन्स सेफ्टी स्कीम टिल 2025-26 तक जो है 2025-26 तक इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। केंद्र ने महिला सुरक्षा योजना को 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि इसका ये काम करने के लिए जो है कहा, इसको कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इस चीज की अप्रूवल दे दी है, और यहाँ पे जो प्रपोजल था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको दिया गया था कि भाई इसको सेफ्टी ऑफ वुमेन जो है इसको कंटिन्यू किया जाए, एंड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1180 करोड़ रुपीज, 1180 करोड़ रुपए के तौर पे जो है 1180 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लग रहा है। इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे कि इसको बोलेंगे कि यहाँ पे इतना खर्चा जो है वो लग रहा है, एंड ये लगेगा टोटल। एक एस्टिमेट बताया गया है कि भैया 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक के ये खर्चे आएंगे ये सेफ्टी ऑफ वुमेन को लेकर के। या इसके अंतर्गत 24 आवर्स इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विस जो है 112, इट विल बी स्केल्ड अप। आप लोग देखते होंगे अपनी मोबाइल जो है साइट से अगर आप प्रेस करते हो 3-4 बार आई गेस कंटिन्यूअसली आप प्रेस करते हो, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर 112 जो है वो डायल कर देता है। आप ये अगर किसी तरीके का कोई ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं जहां पर कि यू फील लाइक कि भाई भैया कोई जो है वो हेल्प के लिए आए, राइट, तो काफी बार मेरे से ही हुआ है कि गलती से वो प्रेस हो गई है एंड दे बेसिकली पिक ऑल्सो, दैट इज रियली वेरी गुड। कभी एंगेज नहीं मिलेगा ये नंबर आपको। सो फॉर साइंटिफिक एंड टाइमली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो है 6 साइबर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज जो है वो सेटअप करी जाएंगी पुणे, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली एंड कामरूप एंड भोपाल में। ठीक है, इसके अलावा 827 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स जो है उनको सेटअप किए जाएंगे 13,557 पुलिस स्टेशन में अक्रॉस द कंट्री। विमेन्स हेल्प डेस्क जो है उनको भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे बाकी बचे हुए 3,329 पुलिस स्टेशन में। तो ये नंबर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या किया जाएगा, कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो ये जो कुछ पॉइंट्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर हो गए। इसके अलावा हर साल 5,000 पुलिस पर्सनल जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इफेक्टिव तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सके एंड प्रोसिक्यूशन भी जो है वो प्रॉपर। देखिए, अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी, प्रोसिक्यूशन भी प्रॉपर होगा, तो उसके बाद जो इसका रिजल्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वहां पे जो है हर साल टारगेट रखा गया है, इस तरीके से करी जाएंगे। एंड स्पेसिफिकली इनको जो इट इज सेंसिटाइज भी करना जरूरी है towards the safety of women and children also। अगला आप देख सकते हैं कि लॉन्च ऑफ द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, इस चीज को लॉन्च किया गया है। सो यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी जो है इन्होंने लॉन्च किया है WHO की ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने डिजिटल स्वास्थ्य पर WHO की वैश्विक पहल की शुरुआत की है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज याद रखनी है, यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। और ये जो WHO की इनिशिएटिव है इसका फुल फॉर्म GIDH का ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। अब ये जो है ये WHO की इनिशिएटिव है, ये तो हमको समझ में आ गई। और ये क्या करता है, इट इज अ WHO मैनेज्ड
नेटवर्क विच वॉज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाई, जितनी भी G20 कंट्रीज है उन सभी ने इसको एक साथ यूनानिमसली, मतलब किसी ने इसका विरोध नहीं किया, सबने जो है मिलकर इसको अडॉप्ट किया है एंड इसको कलेक्टिवली लॉन्च किया गया था एज अ की डिलीवरेबल ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। हाल फिलहाल में इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी हुई थी वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी मानी गई थी। ओके, तो वहीं पे ही जो इसको लेकर के सामने आया गया था, जहां पर क्या होगा, ये बेसिकली अलाउ करेगी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज। जो डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज हैं उनकी डेमोक्रेटाइजेशन इन नेशनल डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, पर्टिकुलरली द ग्लोबल साउथ। तो यहाँ पे बेसिकली इनका जो मेन फोकस है वो ग्लोबल साउथ पे है। और आप सभी को ये चीज पता ही होगी कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे उभर करके सामने आ रहा है। इंडिया, अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये पॉइंट बोला गया है कि इंडिया की जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन है एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, देखो इंडिया में ये चीज फोकस करी जा रही है कि डिजिटाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और मैं हर बार अपनी क्लासों में एक चीज कहती हूँ कि आज की डेट में सोना, चांदी, प्लैटिनम, हीरा जवाहरात ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आज के डेट में डेटा है। सो डेटा इज द किंग राइट नाउ। सो यहाँ पे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, इसका यही मेन मिशन रहता है कि सारी चीजें जो हेल्थ रिलेटेड चीजें हैं उनको डिजिटाइज किया जाए, विच प्रमोट्स हेल्थ केयर डिजिटाइजेशन एंड क्रिएट्स एन इंटरऑपरेबल डिजिटल इकोसिस्टम। राइट, तो ये एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे नाम आया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसको 2021 में 2021 में इसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द थर्ड एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत पीएम दैट इज द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, जय। इसके ही टाइम में जब 3 साल का ये हो गया तो उसके बाद जो है इसको लॉन्च किया गया था डिजिटाइजेशन पे जो है। ठीक है, अभी ग्राउंड लेवल पे चीजें हो गई, चलो अब इन सारी चीजों को डिजिटाइज कर दो, तो वही वाली चीज है। तो इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर, यहाँ पे होम अफेयर्स एंड फैमिली वेलफेयर विथ फुल फंक्शनल ऑटोनॉमी, NHA autonomy, NHA National Health Agency in 2019 reconstituted as the NHA is constituted for implementing this particular one। तो कौन जो है वो बेसिकली इसको NHA को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आयुष्मान भारत PMJ को जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये चीज जो है इसी से ही अटैच है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आयुष्मान भारत ये जो PMJ जन आरोग्य योजना जो है इसमें जो डेटा आ रही है वही चीजें को डिजिटाइज भी किया जा रहा है। एंड यहाँ पर NHA जो है नेशनल हेल्थ एजेंसी, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर जो है वो बेसिकली काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आयुष्मान भारत PMJ को भी और उसके साथ साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को भी इम्प्लीमेंट करने में इसी का ही जो है वो हाथ है। अब हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू द सस्टेनेबल गैरेज, सस्टेनेबिलिटी गैरेज और गराज आप कह सकते हो। सो मर्सिडीज बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया लॉन्चेस सस्टेनेबिलिटी गराज और गैरेज, व्हाटएवर यू से। सो मर्सिडीज बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया ने सस्टेनेबिलिटी गैरेज लॉन्च किया है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी आज के डेट में सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ही टॉक्ड अबाउट वर्ड है ये। ठीक है, आप अपना खर्चा पानी सारी चीजें चला रहे हो लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, सस्टेनेबल इन द सेंस इन फ्यूचर वो चीजें खराब नहीं हो जाएंगी, खत्म नहीं हो जाएंगी, जैसे कि आप पानी का हो गया, फूड का हो गया, वो सारी चीजें। मर्सिडीज बेंज की R&D जो डिपार्टमेंट रही है इंडिया की, तो उन्होंने ही ये सस्टेनेबिलिटी गैरेज को जो है वो लेकर के आए हैं। ये बेसिकली क्यों लेकर के आए गए, जो सस्टेनेबल मोबिलिटी है इसको जो इसी में ही इनोवेशन के तौर पे जो है ये लेकर के आए हैं। एंड ये किसके साथ मिलकर के, प्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च इनके साथ। सो मर्सिडीज बेंज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया नाम दे रही है, मतलब इंडिया की, ठीक है, जो इंडिया में है वो, और प्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च जो है इन्होंने मिलकर के इसको डेवलप किया है। ये जो है ये इनकी CSR इनिशिएटिव है।
ठीक है, ये इनकी CSR इनिशिएटिव है। आई गेस आप सभी को ये चीज पता होगी कि ये जो कॉर्पोरेट्स है वो अपनी तरफ से एक ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली, तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इस तरीके से काम करती है जिससे कि सोसाइटी में कुछ एड ऑन हो जाए, कुछ पॉजिटिव एड ऑन हो जाए। तो सारी आप देखते हो कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है हर कोई कुछ ना कुछ अपना योगदान देती रहती है थ्रू CSR। दे हैव टू डू इट, उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं। तो इसी के ही अंतर्गत इन्होंने जो है ये सस्टेनेबिलिटी गराज जो है ये लेकर के आए हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू सर्व एज अ hub for multidisciplinary research focusing on developing the here basically ये जो प्लेस है यहाँ पर बेसिकली ये लोग क्या करेंगे, जो इको फ्रेंडली मटेरियल्स है उनको डेवलप यहाँ पर करने की जो है वो कोशिश करी जाएगी। और हम सभी को पता है कि गराज एक ऐसी जगह है जहां से गूगल निकल के आया, और आई गेस जहां से और भी बहुत बड़ी कंपनीज जो है वो भी निकल के आई गराज, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये फोकस भी देख सकते हो। प्लस ये गाड़ी का है, कार्स का है, तो ऑब्वियसली बात है कि कार्स के लिए गैरेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चीज मैंने आपको अभी जस्ट बताई CSR जो है। तो ये एक बिजनेस मॉडल है जिसके थ्रू जो कंपनीज है वो एक अपना एफर्ट लगाती है इन ऑर्डर टू ऑपरेट इन वेज दैट एनहांस rather than degrade society and the environment। ओके, तो यहाँ पे कंपनीज अपना एफर्ट लगाते हैं कि भाई जो सोसाइटी है, जो एनवायरनमेंट है, उसको डिग्रेड करने के बजाय हम उसको एनहांस कैसे करें। तो वही चीज मैंने कहा कि एड ऑन करने के लिए क्या हम बेटर कर सकते हैं यहाँ पर। इससे क्या होता है कि जो सोसाइटी यहाँ पे वेरियस एस्पेक्ट्स बेसिकली इंक्लूड हो जाते हैं सोसाइटी के, तो वो इम्प्रूव होते हैं। एंड इसके साथ साथ जो कंपनीज है उनकी पॉजिटिव ब्रांडिंग भी होती है कि भाई हमने ऐसा कुछ किया है जो कि इतना अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो CSR के थ्रू यहाँ पे कंपनीज के लिए कोई लॉस नहीं हो रहा होता है, क्योंकि बिजनेस वाले लोगों को आप लोग काफी टाइम आप लोग को शायद ऐसा लग रहा होगा कि भाई CSR जो फालतू का खर्चा पानी में जाता है, लेकिन पॉजिटिव ब्रांडिंग बहुत बड़ी फैक्टर रहती है। अब जैसे कि आईफोन्स है, ठीक है, आप कभी भी किसी भी मूवी में देख लीजिए कि जो आईफोन है वो कभी किसी विलन को नहीं यूज करते हुए आप देख रहे होगे। कोई भी मोबाइल वो यूज कर रहा होगा, कोई भी मॉडल का यूज कर रहा होगा, लेकिन आईफोन नहीं यूज कर रहा होगा। वो नहीं चाहते हैं कि उसके किसी तरह की कोई नेगेटिव ब्रांडिंग हो कि ये भाई गुंडा मवाली है, बहुत पैसे वाला है, एक्सटॉर्शन करके इतने पैसे ले तो आईफोन यूज कर रहा है, राइट। और आईफोन को आपको पता ही है कि लोग कितने ज्यादा क्रेजी रहते हैं। सो दैट्स द थिंग। तो ये कंपनीज जो है अपनी पॉजिटिव ब्रांडिंग, अपनी ब्रांडिंग के लिए कितनी ज्यादा सीरियस होती है। तो CSR बहुत अच्छा फैक्टर है यहाँ पे। अगला आ जाता है सेंटर इंक्रीजेस फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन। केंद्र ने गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाया। तो यहाँ पे जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यहाँ पर दे अप्रूव्ड 340 रुपीज क्विंटल, और इन्होंने अप्रूव किया 340 रुपए प्रति क्विंटल एज द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर के फॉर शुगर। और ये कौन से सीजन के लिए, 2024-25 के लिए जो है ये काम किया गया है। एंड यहाँ पे जो शुगर की रिकवरी रेट रहेगी वो 10.25% रहेगी। ये जो है दिस इज अबाउट 8% हायर देन दी FRP। ये जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है पहले की 2023-24 की, तो उससे 8%, 8% जो है ये ज्यादा है। द रिवाइज FRP विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम October 1। ठीक है, तो ये October 1 से जो है एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे MSP जो है उसको देख लेते हैं। MSP क्या होता है कि MSP एक गारंटीड अमाउंट रहती है कि भैया आप ये चीज ग्रो कर रहे हैं, आपको कम से कम इतना पैसा तो है जो मिलेगा ही। अगर मार्केट में उससे ज्यादा आपको मिलता है तो आप मार्केट में सेल कर लो, मार्केट में नहीं सेल होता है तो गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी और इतना अमाउंट तो मिनिमम आपको देगी ही देगी। ठीक है, अब मार्केट में उसका रेट हाई हो कम हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो ये जो अमाउंट है वो फार्मर्स को पे करी जाती है व्हेन दी गवर्नमेंट बाइज देयर प्रोड्यूस। उनकी जो चीजें हैं वो प्रोक्योर कर रहे हैं, उनसे खरीद रहे होते हैं, तभी ये जो है वो ये जो अमाउंट है जो प्री डिसाइडेड रहता है उसको ये देती है।
फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस क्या होता है? ये एक मिनिमम प्राइस है एट विच द शुगर केन इज टू बी परचेस्ड। यहाँ पर ये यहाँ पे ये किसी भी प्रोड्यूस के ऊपर दिया जाता है, लिमिटेड है वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है ये शुगर केन को लेकर के यहाँ पर ये बेसिकली बताता है कि मिनिमम इतने प्राइस पे इतना जो है शुगर केन हम जरूर लेंगे एंड परचेज किया जाएगा बाय शुगर मिल्स फ्रॉम दी फार्मर्स, कम से कम इतने रेट पे। तो यहाँ पर क्या रेट बताया जा रहा है? 340 रुपए एक क्विंटल, 340 रुपीज पर क्विंटल के तौर पे जो है यहाँ पे शुगर केन को कम से कम इस रेट पे तो जरूर खरीदा जाएगा। ये जो रिकमेंडेशन है दी गई थी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा। तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं अपने इंडिया के, तो इन्होंने अपना फाइनल डिसीजन लेते हुए इसकी अप्रूवल जो है वो दे दिए। तो यहाँ पे ये जो कुछ नेम है वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ये कैबिनेट कमेटी, ये कमीशन जिन्होंने जो है इसको रेकमेंड किया था, FRP इम्पोर्टेंट हो जाएगा। डिफरेंस तो आप लोगों को आई डोंट थिंक सो कि आता होगा, ठीक है, आता होगा इन द सेंस एग्जाम में, राइट। क्रॉप्स अंडर MSP के अंतर्गत जो है वो 22 मैंडेटेड ऐसे क्रॉप्स है एंड फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो शुगर केन के लिए है। जो मैंडेटेड प्राइस है क्रॉप्स है बेसिकली जो जिसमें मिलेंगे उसमें से 14 यानी 14 क्रॉप्स ऐसे हैं जो कि खरीफ सीजन के हैं और 6 ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि रबी क्रॉप्स हैं एंड 2 ऐसे हैं जो कि कमर्शियल क्रॉप्स हैं जिनको कि बेच करके अच्छा खासा पैसा जो है वो मिल सकता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एंड द कमर्शियल क्रॉप्स। अब यहाँ पे खरीफ सीजन खड़ा, अब जैसे कि बारिश होने से पहले गर्मियां बहुत भयानक रहती है, कैसे याद रखना है, ठीक है, गर्मियां बहुत भयानक रहती है तो पेड़ जो है वो सूख करके गिरे पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो वो खड़े हो जाते हैं, राइट। तो उस सीजन में जो ग्रो होते हैं, ठीक है, तब जब वो हार्वेस्ट होंगे यानी कि मॉनसून सीजन वाले वो जो है वो खरीफ सीजन, तो वो जो है खरीफ क्रॉप्स हुए, वहां से 14 क्रॉप्स को जो है यहाँ पे प्रोक्योर करने के लिए रहता है, मतलब उसके ऊपर MSP रहती है। अब रबी क्रॉप्स को अब रजाई के तौर पे आप याद कर सकते हो, रबी बोले तो रजाई, इट मीन्स ये ठंडियों में ग्रो हो रही है, तो यहाँ से 6 क्रॉप्स जो है वो उनके ऊपर भी यहाँ पर MSP प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। अगला है फोन पे ने जो है फोन पे सेट्स आपको ऐप स्टोर फॉर एंड्रॉयड। फोन पे ने एंड्रॉयड के लिए ऐप स्टोर स्थापित किया हुआ है, ठीक है। तो फोन पे जो कि वॉलमार्ट इंक ओन्ड फिनटेक है, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एक एप्लीकेशन इंडिया के कंज्यूमर्स के लिए। ये जो एंड्रॉयड बेस्ड स्टोर है इसको इंडस ऐप स्टोर नाम दिया गया। इंडस ऐप स्टोर पिट्स द प्रोडक्ट अगेंस्ट द गूगल्स प्ले स्टोर, ठीक है। जैसे गूगल का प्ले स्टोर है उसे के ही तौर पे यहाँ पे इन्होंने फोन पे ने जो है अपना यहाँ पे जो स्टोर ओपन किया है, ऐप स्टोर जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे तरीके की आप एप्स देख सकते हो कि वो सारे एप्स जो है वो यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। ये इनकी लोगो है, आप इसको डाउनलोड करके ट्राई भी कर सकते हो तो आपको याद भी हो जाएगा। तो ये फोन पे की इनिशिएटिव है यहाँ पे। तो इंडस ऐप स्टोर जो है ये बेसिकली अलाउ करेगी इंडियन जो भी कंज्यूमर्स है 2 लाख मोबाइल एप्लीकेशंस, 2 लाख मोबाइल एप्लीकेशंस जो है डिफरेंट तरीके के वो आप डाउनलोड कर सकते हो 45 कैटेगरीज की एंड दैट टू इन 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगला है RBI ग्रांट्स पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस टू M-Swipe टेक्नोलॉजीज। तो RBI ने M-Swipe टेक्नोलॉजी को भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान यहाँ पर किया हुआ है। तो ये मर्चेंट लेड डिजिटल प्लेटफॉर्म पेमेंट प्रोवाइडर है M-Swipe टेक्नोलॉजीज, जिनको की ये बेसिकली ये जो लाइसेंस है वो प्रोवाइड करी गई है। द कंपनी हैड रिसीव्ड एन इन प्रिंसिपल नोट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो ये जो है पेमेंट यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड किया, मतलब पेमेंट जो है वो पे एंड ऑल किया जा सकता है। अगला है यहाँ पर
Reliance Industries is set to launch Hanuman, a chat GPT style AI service. So Reliance Industries एक chat GPT शैली AI सेवा हनुमान लॉन्च करने के लिए तैयार है। ओके तो ये जो चैट जीपीटी के ही जैसा आप लोगों ने में से पता नहीं कितने लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया, बहुत ही कमाल की चीज है। तो भारत जीपीटी group backed by Mukesh Ambani's Reliance Industries Limited is set to launch. So भारत जीपीटी जो है, ये जो ग्रुप है मुकेश अंबानी के साथ, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है, ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक है, तो इनके साथ मिल करके इन्होंने जो है वो हनुमान नाम की एआई जो है वो लॉन्च करी है, जो कि सिमिलर है लाइक दैट टू दी चैट जीपीटी ओनली। ये 11 लोकल लैंग्वेजेस में जो है ये काम करेगी इन 4 फील्ड्स, जैसे कि हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और एजुकेशन। तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसरिंग जो है इसके साथ कर सकते हैं, राइट। इसको डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटीज एंड इसको जो ऑब्वियसली बात है फाइनेंसिंग कहाँ से, रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड जो है ये, और प्लस जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, तो उन लोगों ने मिल करके यहाँ पे एक साथ जो इसको लॉन्च किया गया है, मतलब इन्होंने जो है इसको प्रिपेयर किया है। एंड हनुमान विल ऑफर स्पीच टू टेक्स्ट कैपेबिलिटीज टू द यूजर्स। तो आप बोलोगे तो वो चीज वो टाइप भी कर देगी, 11 लैंग्वेजेस जो है लोकल लैंग्वेजेस उसमें। रिलायंस जो है वो ऑलरेडी जियो ब्रेन पे काम कर रहा है, जो कि एक प्लेटफॉर्म है टू यूज एआई अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ 450 मिलियन सब्सक्राइबर्स। यहाँ पे जो है 450 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी आप देख सकते हो जियो ब्रेन करके है। जो दूसरे स्टार्टअप्स है उसमें से एक आते हैं सर्वम एंड कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम, सर्वम एंड कृत्रिम, जो कि अगेन ओपन एआई बेस्ड मॉडल, ओपन सोर्स एआई मॉडल्स हैं इंडिया के। तो इंडिया भी जो है एक तरीके से कोशिश कर रहा है कि हम भी इस तरीके की चीजों को डेवलप करें। चैट जीपीटी बहुत फेमस हो रखी है, गूगल की बार्ड जो कि अब जेमिनी के नाम से जानी जाती है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अगला यहाँ पे आ रहा है प्रयास, शांति प्रयास 4। तो मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 कमेंसेस इन काठमांडू। तो कहाँ पे, नाम ये आपको याद रखना है, शांति प्रयास 4 कहाँ पे, काठमांडू बोले तो नेपाल, ओके। सो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 चौथा जो है काठमांडू में शुरू हुआ। काठमांडू में ये चीज जो है ये शुरू हुई। मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो एक से ज्यादा मतलब बहुत सारी कंट्रीज जो है, मल्टी नेशनल बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी। तो यहाँ पे बेसिकली 1125 1125 जो आर्मी पर्सनल्स है 19 कंट्रीज से, जिसमें कि ऑब्वियसली बात है इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ये कुछ कंट्रीज है जहां से कि आर्मी पर्सनल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। टोटल 19 कंट्रीज है, ये कुछ एग्जाम्पल है। ये 2 वीक की मिलिट्री ड्रिल रही है, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया है विद द असिस्टेंस ऑफ ग्लोबल पीस ऑपरेशन इनिशिएटिव ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। तो अगेन यूएस जो है वो अपनी प्रेजेंस हर जगह बनाना चाहता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नेपाल जो है, इन्होंने नेपाल में ही इनॉग्रल हुआ था मल्टी प्लाटून ट्रेनिंग इवेंट की शांति प्रयास, यानी कि पहला शांति प्रयास जो ये जो मतलब एक्सरसाइज है वो 2000 में नेपाल में ही हुआ था। और यहाँ पे आप चौथा देख सकते हो, ये भी काठमांडू बोले तो नेपाल में ही यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो टोटल आप देख सकते हो कि 3 पहले हो चुके थे, ये चौथा है। अब यहाँ पे काकरापाड़ जो काकरापाड़ एटॉमिक पावर स्टेशन यहाँ पर जो है पीएम मोदी विजिट करे हैं। सो पीएम मोदी टू इनॉग्रेट 2 न्यू प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स एट दी काकरापाड़ एटॉमिक पावर स्टेशन। यहाँ पर जो है 2 नए प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स जो है वो यहाँ पर ये इनॉग्रेट करेंगे। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डेडिकेट टू द नेशन
सिंपल सी बात है, नेशनल के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर कैप्स 3 और कैप्स 4 जो है 22,500 करोड़ रुपीस की लागत से बनी है। तो इन्हीं को ही इनॉग्रेट किया जाएगा एट नवसारी इन साउथ गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में है ये। ठीक है, इसके अलावा पीएम मोदी जो है वो इनिशिएट करेंगे वर्क कमेंसमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएम मित्र पार्क ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो काकरापार या काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है, तो कैप्स 3 एंड कैप्स 4 जो है वो लॉन्च हो जाएगी, इनॉग्रेट हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे पीएम मित्र पार्क जो है नवसारी, अगेन दैट दी गुजरात ओनली, तो वहां पे इसको जो है स्टार्ट किया जाएगा। कैप्स 3 और 4 जो है वो एक क्यूमुलेटिव अगर इनकी कैपेसिटी मैच अगर हम एड ऑन करें तो टोटल 1400 मेगावाट की ये है। एंड ये लार्जेस्ट इंडिजीनियस तरीके से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर की रिएक्टर्स जो है वो इंडिजीनियस, वो तो इंडिया में ही इन सारी चीजों को डेवलप करी गई है। ये जो 2 रिएक्टर्स है ये 10.4 बिलियन यूनिट्स की जो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी है हर साल जनरेट करेंगी, जिसकी वजह से सिर्फ गुजरात ही नहीं, उसके बहुत सारे जो जगह है उनको काफी ज्यादा जो है हेल्प मिलेगा, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, गोवा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो इन सभी को जो है यहाँ पर इस चीज से फायदा पहुंचने वाला है, इसके आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं। अगला है कि एसबीएम बैंक इंडिया ने आशीष विजयकर को जो है एमडी एंड सीईओ के तौर पे अनाउंस किए हैं दैट ही विल बी द न्यू एमडी एंड सीईओ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट द एसबीएम बैंक इंडिया नेम्स आशीष विजयकर एमडी एज एमडी एंड सीईओ। तो ये एसबीएम जो है ये बेसिक एसबीएम पहले क्या है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इंडिया जो इंडिया में है, तो वहां पे जो कि एक सब्सिडियरी है एसबीएम की, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की, तो उनके सीईओ और एमडी के तौर पे जो है इनको अपॉइंट किया गया है। एसबीएम को फर्स्ट एसबीएम इंडिया, एसबीएम बैंक इंडिया को जो है वो लॉन्च किया गया था 1 दिसंबर 2018 को। लॉन्च इन द सेंस के इसको इनॉग्रेट किया गया था 1 दिसंबर 2018 में। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो मुंबई में। सो इट इज हेडक्वार्टर्ड एट दी मुंबई। अगला है एम्पावरिंग इंडियन स्टार्टअप्स इन एआई, माइक्रोसॉफ्ट एंड आई क्रिएट लॉन्च IMPEL AI प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आई क्रिएट का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, ये क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर और माइक्रोसॉफ्ट ने लोगों ने जो है एक MOU साइन किया है, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये जो है वो साइन किया है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने फैसिलिटेट, बेसिकली इन्होंने जो है यहाँ पे साइन कर दो टाइप राइट, वो काम किया है टू बूस्ट AI स्टार्टअप्स इन इंडिया। एंड स्टार्टअप्स जो है वो आज के डेट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है, इंडिया की इकोनॉमी को हेल्प भी कर रही है काफी सारा। इन्होंने जो है यहाँ पर लॉन्च किया है IMPEL AI आई क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फॉर इमर्जिंग लीडर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये जो स्मॉल आई है दिस इज फॉर द आई क्रिएट, M is for the Microsoft, P is for program for emerging emerging leaders इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, तो जो भी लीडर्स हैं AI में काफी अच्छे से उभर करके आ रहे हैं, तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ये उन्हीं लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। इनकी जो फोकस प्रायोरिटी है वो हेल्थ केयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड स्मार्ट सिटीज, इन सारी चीजों के ऊपर इनका जो है वो काफी ज्यादा फोकस यहाँ पर है। ओके, चलिए अब अगला हम देखते हैं पाकिस्तान के जो बाबर आजम है क्रिकेटर, ये ही बिकेम द क्विकेस्ट टू 10,000 रन्स इन T20s में एकदम सबसे फास्टेस्ट 10,000 रन बनाने वाले जो है ये क्रिकेटर, ये बैटर जो है वो बन गए हैं। अब वहीं पे इन्होंने जो है ये चीज रीच आउट की है, मतलब ये अपना 271st इनिंग्स खेल रहे थे जिसमें इन्होंने ये पॉइंट जो है वो अचीव किए। वहीं पे ही गेल जो है उन्होंने
285th इनिंग्स में ये चीज अचीव करे थे, एंड कोहली जो है वो 299th में उन्होंने ये 10,000 का जो मार्क है वो उन्होंने अचीव किए थे। अगला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर, आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर एट द प्रीमाइसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। सो द चीफ जस्ट, ये जो काम है ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सीजेआई जो है हमारे चंद्रचूड़ जी, तो उन्होंने इस चीज को इनॉग्रेट किए हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंटर है आयुष वेलनेस सेंटर है सुप्रीम कोर्ट में, ये एक इनिशिएटिव है ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आती है। ये बेसिकली, और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों ने मिलकर जो है इसको वहां पे डेवलप करे हैं। ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, इट हैज एक्सटेंडेड इट्स सेंटर्स एट मेनी प्लेसेस, जैसे कि लबासना हो गया, सफदरजंग हो गया, IIT हो गई, लापसना हो गया, तो इन सारी जगहों पे भी जो है ये लेकर के आए हैं। अब यहाँ पे नेशनल आयुष मिशन, जो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, ये कंपोनेंट है आयुष्मान भारत, कंपोनेंट आयुष्मान भारत का इन नेशनल आयुष मिशन। तो नेशनल आयुष मिशन जो है वो आयुष्मान भारत के अंतर्गत उसी के ही अंतर्गत है जो है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आते हैं। नेशनल आयुष मिशन, अब ये नाम आ गया है, नाम बोले नाम आ गया है नाम का, तो ये है क्या? इसको 2014 में लॉन्च किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। एंड इट एम्स टू एनहांस दी अवेलेबिलिटी, इसका मेन एम क्या है? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी ऑफ आयुष हेल्थ केयर सर्विसेज, इन सारी चीजों को जो है एनहांस करना है, इनका ये मेन फोकस यहाँ पे रहा है थ्रू आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। अगला है IISA साइंटिस्ट्स डेवलप सिंथेटिक एंटीबॉडी टू न्यूट्रलाइज डेडली स्नेक बाइट टॉक्सिन। तो डेडली स्नेक्स जैसे कि कोबरा हो गया, क्रेट हो गया, ब्लैक मांबा हो गया, ये बहुत ही खतरनाक स्नेक्स होते हैं। तो इनकी जो ये जैसे किसी को कट कर लिए तो ये बहुत ही खतरनाक हो गया इनका विनोमना, राइट। तो इन्होंने एक ऐसा चीज लॉन्च किया है, ह्यूमन एंटीबॉडी जो है वो लॉन्च करी है, जो कि न्यूट्रलाइज कर सकती है इनकी न्यूरोटॉक्सिन जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये टॉक्सिक स्नेक्स के द्वारा ही ये जो है इसको प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये जो टीम है इन्होंने ये काम किया है, एंड ऑब्वियसली बात है दिस इज रियली वेरी गुड, राइट, क्योंकि स्नेक की बाइट करने के कुछ ही टाइम बाद जो है बॉडी पेल होने लगती है और बहुत सारा जो है उसके ऊपर रिएक्शन होने लगता है। सो दिस इज हाउ इट कुड एक्चुअली बी वेरी हेल्पफुल। अगला है अनुराग ठाकुर लॉन्चेस वेरियस ऑनलाइन पोर्टल्स फॉर RNI एंड CBC। सो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने जो है ये चार चीजें, ये जो चार पोर्टल्स है उनको लॉन्च किया है। प्रेस सेवा पोर्टल, सेंटर ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन पोर्टल एंड वेबसाइट, नेविगेट भारत पोर्टल, नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर्स, ये चार चीजों को जो है इन्होंने लॉन्च किया है। एंड ये बेसिकली ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है उसको रिड्यूस करने के लिए ये काम किया गया है, सो दैट एक तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और प्लस एफिशिएंसी जो है वो भी हो जाए ना। डिजिटली आपको जो भी चीज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी चीजें हो जा रही है, राइट। ऐसा नहीं हो कि भाई वो वाले टेबल पे जाओ, फिर वो बोले वो वाले जगह पे जाओ, फिर वो वाली जगह पे जाओ, तो वो एफिशिएंसी नहीं रह पाती है और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं हो जाती है। ओके, नाउ लेट्स डू सम रिवीजन क्वेश्चंस सो दैट आई कुड नो आप लोगों को कितनी चीजें समझ में आई है। तो यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कोर्सेस। चलिए, so next is the question, who is the author of sculpted stones mysteries of Mamallapuram? ये जो है ये बुक के लेखक कौन है? ठीक है, बहुत ही इजी सा सवाल है, पहला ही अश्विन प्रभु जो है उन्होंने ही इसको लिखे हैं। अगला है, व्हाट इज द करंट परसेंटेज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड बाय द गवर्नमेंट इन द स्पेस सेक्टर? अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वर्तमान प्रतिशत कितना है?
तो ये भी बहुत इजी है, 100% कर दिया गया है इसको। अब अगला है, इन विच सिटी इज द मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन एमटेक्स 24 टेकिंग प्लेस? समुद्री तकनीकी प्रदर्शनी एमटेक्स 24 किस शहर में हो रही है? बहुत इजी है ये, विशाखापट्टनम, ये वहां पे हो रहा है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर लॉन्च बाय फोन पे? फोन पे के द्वारा जो है, जो मोबाइल ऐप स्टोर, एंड्रॉइड ऐप स्टोर जो है लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? सो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, इंडस ऐप स्टोर। इजी इजी है, इंडस इंडिया ऐप स्टोर, ठीक है। सो यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट। नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? What is the approved FRP for sugarcane for the sugar season 24-25 with a sugar recovery rate of 10.25%? तो चीनी सीजन 2024-25 के लिए गन्ने के लिए अनुमोदित FRP 10.25% की चीनी रिकवरी दर के साथ क्या है? यहाँ पे आपको जो है वो रेट दिया हुआ है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए अब मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, गुड डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।